हेलो फ्रेंड्स, मैं टंकेश्वर देवांगन आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वॉरियर डीटी क्लासेस में। आज हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में मैंने पूरे वीडियोस बना लिए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के इतिहास में मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ से एक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुख्यतः छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में हम जो देखेंगे, कवर्धा का फणी नागवंश, रतनपुर का कलचुरी वंश, रायपुर का कलचुरी वंश और बस्तर में जो छिंदक नागवंशीय शासक थे और काकतीय वंशीय शासकों के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कवर्धा के फणी नागवंशीय शासकों के बारे में। तो इसका मैं हल्का ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, कवर्धा के फणी नागवंशीय शासक थे, वो 9वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य इस क्षेत्र में शासन करते हैं। ठीक है, इन नागवंशीय शासकों की दो शाखाएं थी, जो एक कवर्धा में शासन करती थी और दूसरी बस्तर में शासन करते थे। बस्तर में शासन करने वाले नागवंशीय छिंदक नागवंशीय कहलाए और कवर्धा में शासन करने वाले शासक फणी नागवंशी कहलाए। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में हम रतनपुर में शासन करने वाले कलचुरी शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका साम्राज्य क्षेत्र बहुत विस्तृत था। उसके बाद हम देखेंगे 14वीं शताब्दी में रायपुर में जो कलचुरियों ने सत्ता स्थापित की थी, एक अलग शाखा यहाँ बनी थी रायपुर में कलचुरी वंशीय शासकों की, तो इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम बस्तर में छिंदक नागवंशीय और काकतीय वंशीय शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। कवर्धा का फणी नागवंश। तो कवर्धा का फणी नागवंश के बारे में हम बहुत सारे फैक्ट पहले देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला पूछता है कि इस वंश का संस्थापक कौन था। तो इस वंश का संस्थापक था अहिराज। कवर्धा के फणी नागवंशीय वंश का संस्थापक कौन था? अहिराज। उसके बाद पूछता है इसमें कि किसी भी राजवंश की राजधानी को पूछता है। तो राजधानी आप याद रखिएगा, ये इनकी राजधानी थी कवर्धा, जो वर्तमान में कबीरधाम के नाम से जानी जाती हैं। कुछ फैक्ट पूछते हैं, उसको मैं बता देता हूँ। देखें, जो रतनपुर के कलचुरी शासक थे, बहुत ही इनका साम्राज्य विस्तृत था और ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे और आसपास के जितने भी राजा थे इनकी अधिसत्ता स्वीकार करते थे। तो कवर्धा के जो फणी नागवंशीय शासक थे वो भी कलचुरियों की अधिसत्ता स्वीकार करते थे। तो इसको आप एकदम नोट डाउन करके रखिएगा कि ये जो कबीरधाम के फणी नागवंशीय शासक थे कलचुरियों की अधिसत्ता स्वीकार करते थे। कलचुरियों की अधिसत्ता स्वीकार, यानी कि उसके आधिपत्य में थे। संभवतः यह इसके करद राज्य थे, ये भी लिखा है बुक में, ये इसके करद राज्य थे या इनके मांडलिक भी थे, जो है ना कलचुरियों के नाम से यहाँ शासन करते थे। पर इतिहास में इनको एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में गढ़मंडला एक क्षेत्र था जो गोंडों की राजधानी थी, है ना। तो गोंड जो शासन करते थे इस क्षेत्र में, वो कलचुरियों पर आक्रमण करने के लिए देखते थे। कलचुरियों पर आक्रमण कब करते? जब ये कबीरधाम क्षेत्र से होकर जा सकते थे, है ना। तो ये कलचुरियों के लिए एक रक्षा कवच के रूप में भी काम करते थे। कलचुरियों का रक्षा कवच, रक्षा कवच कड़ी थी। गढ़मंडला के शासक और कलचुरियों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि इस राजवंश के जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो इस राजवंश के जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आपका मड़वा महल का शिलालेख। देखिए, कबीरधाम में भोरमदेव मंदिर है, उसी के आसपास आपका है मड़वा महल और छेरकी महल। ये स्थित है छपरी ग्राम के निकट, जो चौरा ग्राम है वहाँ ये सब स्थित हैं। तो उस मड़वा महल में 24 राजाओं की वंशावली दी गई है, यानी कि इस वंश में शासन करने वाले 24 राजा। तो उसमें
जो महत्वपूर्ण जिसके बारे में हमको अध्ययन करना है उनके नाम है अहिराज, गोपाल देव, रामचंद्र देव। अहिराज जो थे इस वंश के प्रथम शासक के रूप में दर्शित है उसमें कि इस वंश का संस्थापक अहिराज था। उसी शिलालेख में गोपाल देव को 6वें शासक के रूप में सुशोभित किया गया है। रामचंद्र देव जिन्होंने इस शिलालेख का निर्माण करवाया ये इस वंश के 24वें शासक थे। ये जो अंतिम शासक थे इस वंश के वो थे मोनिंग देव। जो मोनिंग देव थे इनको जो ब्रह्मदेव, रायपुर के जो कलचुरी शासक थे ब्रह्मदेव, इन्होंने मोनिंग देव को हराया था और कबीरधाम से इनकी छुट्टी की थी, यानी कि कबीरधाम में अपनी अधिसत्ता स्वीकार करके फणी नागवंशियों को भगाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कबीरधाम के फणी नागवंशियों का संस्थापक कौन था, राजधानी कौन थी और इनकी अधिसत्ता समाप्त किसने की थी। तो ब्रह्मदेव ने इनकी अधिसत्ता समाप्त की थी। चलिए आगे हम देखते हैं इनके स्थापत्य कला के बारे में, क्योंकि कबीरधाम के जो फणी नागवंशीय शासक है इतिहास में अपने नाव के लिए याद नहीं किए जाते, ये अपने स्थापत्य कला के लिए याद किए जाते हैं बारे में। तो उसमें पहला शासक था अहिराज। अहिराज जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी और उस वंश का प्रथम शासक था। इसकी जानकारी मड़वा महल के शिलालेख से मिलती है। फिर उसके बारे में फिर 6वें शासक आते हैं गोपाल देव। गोपाल देव की जानकारी भी मड़वा महल के शिलालेख से मिलती है। ये इस वंश का 6वां शासक था। इन्होंने ही प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया। ये भोरम देव मंदिर जो कि छपरी ग्राम के निकट, कबीरधाम में छपरी ग्राम है, उसमें छपरी ग्राम के निकट एक चौरा ग्राम है, वहाँ भोरम देव मंदिर है। भोरम देव मंदिर के पास ही मड़वा महल है और छेरकी महल है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम देख लेते हैं भोरम देव मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसकी स्थापना 1089 ईस्वी में यानी 11वीं शताब्दी में गोपाल देव ने की थी, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी स्थापना कब हुई और किसने की थी। तो गोपाल देव ने की थी 1089 ईस्वी में यानी 11वीं शताब्दी में। ये छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। अब ये मेंस का क्वेश्चन बनता है कि भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो क्यों कहा जाता है, ये प्री में भी पूछ सकता है ना। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव को इसलिए कहा जाता है क्योंकि खजुराहो मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्थान है ना, जहाँ चंदेल शासकों ने मंदिरों का निर्माण करवाया और वो जिस शैली में बने हैं लगभग उसी शैली में भोरम देव मंदिर का भी निर्माण हुआ है। इसलिए इसको चंदेल शैली में बना हुआ, इसकी जो शैली है उसको चंदेल शैली में बना हुआ, और उस समय जो शैली मुख्यतः ये जो शैली में बनी है नागर शैली, तो नागर शैली में बना हुआ मानते हैं, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ के खजुराहो की उपाधि दी जाती है। इसकी शैली लगभग सूर्य का कोणार्क मंदिर है ना, कोणार्क मंदिर जो कि सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, उससे भी थोड़ा बहुत साम्यता ये रखता है। देखिए पुरातत्ववेत्ता कनिंघम, जो कनिंघम था वो एक पुरातत्ववेत्ता था और भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक थे कनिंघम। उन्होंने यहाँ आकर इस मंदिर का चिन्हांकन सबसे पहले किया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कनिंघम आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में भी उन्होंने इसका उल्लेख किया है। ठीक है, शिवलिंग और बूढ़ा देव, ये जो भोरम देव मंदिर है वहाँ शिवलिंग स्थापित है, यानी कि ये शिव मंदिर है। जो मैंने पहले बताया कि इस वंश के शासक जो थे शैव उपासक थे, इसलिए जितने भी मंदिर बनवाए उन्होंने शैव मंदिर ही अब बूढ़ा देव के पीछे एक तर्क है कि जो बूढ़ा देव है एक आदिवासी देवता है ना, और भोरम देव भी क्या है, भोरम देव भी एक आदिवासी देवता है। उन्हीं के नाम पर इसका नाम भोरम देव मंदिर पड़ा। ठीक है, कला तीर्थ, अब इसको छत्तीसगढ़ का कला तीर्थ भी बोलते हैं क्योंकि ये खजुराहो के मंदिरों के सदृश है। मड़वा महल बना है, छेरकी महल बना है, इसलिए इसको कला तीर्थ भी कहा जाता है। तो इसको पूछा गया क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कला तीर्थ किस स्थान को कहा जाता है, तो ये भोरम देव को कहा जाता है, यानी कि आपके कबीरधाम में स्थित है। फिर इस दीवार है उसमें हाथी, घोड़े, गणेश, नटराज की मूर्ति, मिथुन मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं। ये मिथुन मूर्तियों का जो संबंध है वो काम मुद्रा चित्रण से है, मतलब काम मुद्रा चित्रण से संबंधित मूर्तियों का निर्माण भी वहाँ की दीवारों में हुआ है, बाहर चित्रांकन हुआ है। ये जो है मैथुन शिल्पांकन हेतु प्रख्यात है,
तो ये मंदिर मैथुन शिल्पांकन हेतु प्रख्यात है। ये चीज़ आप नोट डाउन करिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है भोरमदेव मंदिर। यही से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भोरमदेव मंदिर में विकल्प में अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है और उसका सन पूछ सकता है। और गोपाल देव ने इसकी स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ का कला तीर्थ पुरातत्व कनिंघम के बारे में पूछ सकता है कि चिन्हांकित सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, ये कौन सा मंदिर है, शिवलिंग है ना। और इसमें मुख्य बात क्या है, काम मुद्रा चित्रण मैथुन शिल्पांकन हेतु प्रख्यात है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। गोपाल देव के बारे में एक तथ्य और है कि जो पृथ्वीदेव प्रथम है, पृथ्वीदेव प्रथम जो कि अपने आप को सकल कोसलाधिपति कहता था, उसका समकालीन था गोपाल देव। गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में उस मंदिर का निर्माण करवाया था, भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पृथ्वीदेव प्रथम और जाजल्य देव प्रथम जिसका शासनकाल था 1090 से 1120 के मध्य, इन दोनों का समकालीन था गोपाल देव। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कृति भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया। भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल और छेरकी महल तीनों राज्य संरक्षित स्मारक हैं। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं राजा रामचंद्र देव के बारे में। ये मड़वा महल के जो शिलालेख मिला हुआ है, जो शिलालेख है ना, उस शिलालेख में इसकी वंशावली दी गई है। इस वंश की वंशावली दी गई है कि कौन से 24 राजाओं ने रामचंद्र देव के पहले कौन से 23 राजा ने यहाँ शासन किया है, उसका क्रमवार सूची दिया गया है। तो रामचंद्र देव में इसके एक छपरी में एक प्रतिमा मिला है, प्रतिमा लेख मिला है। छपरी प्रतिमा लेख कहते हैं। छपरी प्रतिमा लेख में ही राजा रामचंद्र देव और उनके पिता लक्ष्मण का भी उल्लेख हुआ है। उसमें लिखा गया है कि राजा रामचंद्र देव ने ही मड़वा महल का निर्माण करवाया था। राजा रामचंद्र देव ने 1349 ईस्वी में इस मंडप का निर्माण करवाया था। जैसे मड़वा महल, मड़वा से ही स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ी में मड़वा का अर्थ यानी प्रतीक होता है। दो बांस गाड़ते हैं और एक मंडप सजाते हैं, तो वो विवाह के लिए ही होता है। तो राजा रामचंद्र देव अपने विवाह के लिए एक मंडप का निर्माण करवाए थे चौरा ग्राम में। और ये विवाह किए थे कलचुरी वंशीय राजकुमारी अंबिका देवी से। अपना विवाह करने के लिए उस मंडप का निर्माण करवाए थे। ये मड़वा महल एक केवल विवाह मंडप था। अपने विवाह के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी श्री रामचंद्र देव ने। इसमें वंशावली दी गई है, इस वंश के सभी राजाओं का नाम उसमें है। इस मंडप के दो भाग हैं, एक तो मंडप है, एक तो गर्भगृह है। इसके गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति है। ठीक है, इसके बाहरी दीवारों पर बाह भित्तियों पर 54 मैथुन आसन कृतियाँ उसमें बनाई हुई हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापत्य कला का उदाहरण है मड़वा महल, जो कि 1349 में श्री रामचंद्र देव कबीरधाम के फणी नागवंशी राजा ने इसका निर्माण करवाया था। हम आगे एक स्थापत्य कला देखते हैं, छेरकी महल। छेरकी महल का निर्माण करवाया था राजा रामचंद्र देव ने। ठीक है, जो भोरमदेव मंदिर है, मड़वा महल है और छेरकी महल तीनों आसपास ही स्थापित हैं। छेरकी का अर्थ होता है, छेरी से इसका अर्थ लगाया जाता है क्योंकि इस मंदिर के पास जाने पर बकरी की गंध आती है और छेरी बकरी के बच्चे को ही कहते हैं। इस कारण इस स्थापत्य कला को छेरकी महल नाम दिया गया है। वास्तव में ये जो छेरकी महल है एक मंदिर है, शिव की मूर्ति स्थापित है यहाँ, है ना। ये कोई महल वगैरह नहीं है, एक मंदिर इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो इतने स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था फणी नागवंशी शासनकाल में, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास और स्थापत्य कला में एक विशेष स्थान रखते हैं। ठीक है, अब इस वंश के जो 24 शासक हुए थे जिनकी वंशावली मड़वा महल के शिलालेख में दी हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसको आप याद रख सकते हैं CGPSC CG व्यापम के दृष्टिकोण से, या तो उसको कुछ राजा जो मैंने बताया है उसके बारे में ही आप अध्ययन कर सकते हैं। फणी नागवंशी शासकों का उल्लेख जो मड़वा महल शिलालेख में हुआ है उनके बारे में हम जानते हैं। पहला शासक था अहिराज, राजल, धरणीधर, महिमदेव, सर्ववंदन, गोपाल देव, जिन्होंने भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1089 यानी कि 11वीं शताब्दी में। नलदेव, भुवनपाल,
कीर्तिपाल, महिपाल, विषयपाल, जन्हू, जनपाल। यहाँ से पाल है, अगर आप याद रखना चाहो तो ये पाल से आप याद रख सकते हो। यशोराज, कन्हड़देव, लक्ष्मी वर्मा, खड़गदेव। खड़ग का अर्थ तलवार होता है। भूमने कमल, अर्जुन, भीम, भोज। और 2 शासक और थे, लक्ष्मण देव और रामचंद्र। रामचंद्र इन्होंने ही मड़वा महल और छेरकी महल का निर्माण करवाया था। इन दोनों राजाओं का एक अलग से वर्णन छपरी के एक द्वितीय शिलालेख में हुआ है, जिसका निर्माण रामचंद्र देव ने करवाया था। इस वंश का सबसे अंतिम शासक होता है मोनिंग देव, जिसको भौणिक देव के नाम से भी पुस्तकों में उल्लेखित किया गया है। इसको हराता है कलचुरी, रायपुर के कलचुरी वंश का शासक ब्रह्मदेव, और यहाँ से इनकी सत्ता समाप्त होती है। सबसे अंतिम शासक ये रहता है, और इधर रायपुर के कलचुरी वंशीय शासकों की सत्ता स्थापित हो जाती है। इसके बाद 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि कवर्धा महल का डिजाइन राजा धर्मजीत सिंह ने तैयार करवाया था, और इसका प्रथम गेट हाथी गेट है। तो ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताए जो पूछे जा सकते हैं। और मैकल श्रेणी के ढलानों में इनके बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं, जिस पर रिसर्च अभी जारी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इतना बहुत काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और क्या इसमें और अच्छा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।